हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप एक फ्रेशर अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या आपके पास एक्सपीरियंस्ड है और आप अपने जॉब को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू में से गुजरनी पड़ती है और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरली आप स्टक हो जाते हैं या फिर आप उसको प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर दे पाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आप वहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये वीडियो सीरीज जो मैं एक लेकर आ रहा हूँ वो कि बिल्कुल एक रियल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज है, जिसमें मैं क्वेश्चंस के साथ उन पे एक ब्रीफली डिस्कस करता हूँ ताकि उनसे कंसेप्ट क्लियर हो और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के अलावा अगर उस क्वेश्चन से और कुछ भी अराइज हो सकता है इंटरव्यू में या कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है इंटरव्यू के द्वारा, तो उस पर भी डिस्कस करता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल जरूर रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, अगर आप एक डिजाइनर हैं या फिर आप से साइट इंजीनियर हैं या आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपने अगर कॉलेज से अभी पास आउट हो रखा है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉलम डिजाइनिंग। कॉलम डिजाइनिंग, कॉलम क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो क्वेश्चन है मैं उसी पे सिर्फ डिस्कस करूँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बैकग्राउंड में जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है। जनरली आप ऐसा समझे तो लाइक कि मैं आपसे क्या एक मैं अगर इंटरव्यू करूँ आपसे मैं क्या पूछ सकता हूँ, मैं वो सोचकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर आपने इसका आंसर भी दे दिया तो आपके साथ एक क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है इस पर। तो वो सोचकर मैं आपके साथ ये जो और भी क्वेश्चन अराइज हो सकती है इस टॉपिक पे वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कॉलम होता क्या है वो समझते हैं। कॉलम क्या होता है? आपका कॉलम एक स्ट्रक्चर मेंबर है, किसी भी स्ट्रक्चर में एक लोड बियरिंग मेंबर है, वो है कॉलम। बेसिकली क्या होता है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका लोड जो ट्रांसफ़र होता है, लोड ट्रांसफ़र का फ्लो चार्ट क्या है। अगर आप एक बिल्डिंग के एस्पेक्ट्स में बात करें तो सबसे पहले एक क्या होता है, स्लैब होता है। स्लैब स्लैब में क्या होता है कि आपका जो भी लाइव लोड है, जो भी डेड लोड है, अगर आप लोड के बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि जो भी इसकी लाइव लोड है, मतलब लाइव लोड और का मतलब हो गया कि जो भी आप मूविंग पार्ट्स हैं, जो भी कोई मैन उसमें रह रहा है या मतलब उसमें कुछ फर्नीचर्स वगैरह रखे हैं, वो सब क्या है, मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, वो क्या है, लाइव लोड से। अब डेड लोड क्या है? डेड लोड होता है आपका जो स्ट्रक्चर का जो ऑन वेट है, मतलब जो अभी कंक्रीट आपने किया, जो ब्रिक वर्क किया है, जो प्लास्टरिंग किया है, उसका भी तो कुछ वेट होगा, वो वेट क्या कहलाता है, डेड लोड कहलाता है। तो जो बेसिकली लाइव लोड और डेड लोड आपका जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है स्लैब में, स्लैब पे आता है। अब वो स्लैब क्या करता है, उसको ट्रांसफर करके कहाँ भेजता है, बीम्स पे। कहाँ भेजता है, बीम्स पे। और बीम्स फिर क्या करता है, ट्रांसफर करता है लोड को किस पे, कॉलम पे। एक बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। और कॉलम फिर क्या करता है, उसको ट्रांसफर कहाँ करता है, फुटिंग पे। फुटिंग पे और फुटिंग फिर क्या ट्रांसफर करता है उसको, सॉइल में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लोड का फ्लो चार्ट है आपका। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पार्ट जो आपका ये कॉलम वाला है, मैं आज इसी कॉलम पे डिस्कस कर रहा हूँ। जब एक कॉलम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है और मेजर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये वर्टिकली सारे लोड को क्या करता है, आपके फुटिंग में ट्रांसफर करता है। तो ये मेजर है, तो इसको जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब कोई डिज़ाइन करता है डिज़ाइन, तो वो उसको कौन सा मेथड से डिज़ाइन करना पड़ता है, वो किस मेथड किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो एज पर IS 456 2000, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि आप जो ये डिज़ाइन करते हैं वो किस कोड को रेफरेंस लेते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो IS 456 2000 में जो दो मेथड है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। इसको शॉर्ट फॉर्म में WSM भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं LSM। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी है और ये बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी है। अभी क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, अभी इस पे डिजाइनिंग थोड़ी कम होने लगी है। अभी जो मेजर जो अभी चल रहा है, जो लिमिट स्टेट चल रहा है, LSM चल रहा है। LSM से अभी मोस्टली जो स्ट्रक्चर हो रही है वो डिजाइन हो रही है। और ये भी कह सकते हैं कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्या है, एक अपग्रेडेड वर्जन है, एडवांस मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर हैं या साइट इंजीनियर हैं या कॉलेज से पास आउट हुए हैं या एक सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फाउंडेशन होता क्या है। ठीक है, फाउंडेशन
फाउंडेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर का क्या फाइनल लोड जहाँ जा रहा है, फाइनल लोड कहाँ जा रहा है, आपके फाउंडेशन में, और वो फाइनल किसको कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो कर रहा है सॉइल को। क्या कर रहा है, सॉइल को। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सॉइल को ट्रांसफर हो जा रहा है। तो वो जो आपका टोटल लोड जो बियर कर रहा है, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी आपका स्ट्रक्चर का टोटल लोड, टोटल आपका अगर फाउंडेशन क्या है, कि आप एक मैन है और आपका फाउंडेशन क्या है, आपके फाउंडेशन से आपके पैर, आपके लेग्स क्या है, आपके फाउंडेशन है, वो क्या करते हैं, आपके बॉडी के वेट को पूरा क्या करता है, बेयर करता है, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करता है आपके फ्लोर पे। ठीक है, तो वो तो लोड का। दूसरा क्या है कि आपको खड़ा रखने में वो काफ़ी मददगार होता है। तो एक तरह से वही है, फाउंडेशन सिस्टम भी आपका क्या है, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर का एक तरह का लेग है। लेग मतलब वो उसको खड़ा भी रखता है अपने पोजीशन पे, और क्या करता है, उसके सारे लोड्स को फाइनली सॉइल में ट्रांसफर भी करता है। जब आपके पैर की डिजाइनिंग, मतलब आप कहें कि आपके पैर की डिजाइनिंग की गई होगी, तो जोर देखा गया होगा कि आपके वो बॉडी की लोड को बियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप पे कोई सडन कोई प्रेशर आ जाए तो भी उसको बियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसी तरह जब भी आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके स्ट्रक्चर के जो लेग हैं, मतलब जो फाउंडेशन है, उसको भी डिज़ाइन करना बिल्कुल ही ज़रूरी है। कि लोड कितनी आ रही है उसके हिसाब से जो फाउंडेशन का सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया कि उसको फाउंडेशन के जो सिस्टम होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सैलो फाउंडेशन और एक होता है डीप फाउंडेशन। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, ये सैलो और डीप का मतलब, सैलो का मतलब हो गया कि कम डेप्थ, जहाँ की डेप्थ क्या हो, थोड़ी कम हो, और डीप फाउंडेशन क्या हो गया कि जिसकी डेप्थ क्या हो, ज़्यादा हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि आप किसी भी फाउंडेशन को सैलो कब बोलेंगे और डीप कब बोलेंगे। आपके पास तो एक फाउंडेशन, सिंपल सा फाउंडेशन आपको एक दे दिया गया और पूछा गया कि ये सैलो फाउंडेशन है या डीप फाउंडेशन है। तो सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर कोई 3 मीटर कोई भी फाउंडेशन की डेप्थ अगर एनजीएल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से अगर 3 मीटर से कम है या 3 मीटर के बराबर है, तो उसको क्या कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, सैलो फाउंडेशन कहलाता है। अगर कोई भी आपकी फाउंडेशन 3 मीटर या विदिन 3 मीटर के बीच में है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सैलो फाउंडेशन कहता है। अगर कोई फाउंडेशन आपकी बियॉन्ड द 3 मीटर जा रही है, मतलब 3 मीटर से ज़्यादा जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डीप फाउंडेशन। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर कोई भी एंगल से आप डेप्थ देख सकते हैं, और डेप्थ देखने के बाद जब आपको पता चल जाए कि ये 3 मीटर या 3 मीटर के अंदर है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सैलो फाउंडेशन। अगर उससे ज़्यादा है तो आप डीप फाउंडेशन बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं, जब सैलो फाउंडेशन हो गया तो सैलो फाउंडेशन में भी टाइप्स हैं। सैलो फाउंडेशन को भी डिफरेंट टाइप्स में एज पर द कंस्ट्रक्शन, जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने फाउंडेशन देखा होगा, तो उसके मतलब अकॉर्डिंग क्या किया गया, उनको सब डिवाइड किया गया। सैलो फाउंडेशन को क्या किया गया, सब डिवाइड किया गया। देखिए क्या होता है, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, और कैंटिलीवर फुटिंग और राफ्ट फुटिंग। ये सब क्या है, किसके टाइप से, ये है सैलो फाउंडेशन के टाइप से। और ये इनकी जो डेप्थ होती है वो जनरली 3 मीटर से विद इन होती है, या 3 मीटर के इक्वल होती है। अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें तो डीप फाउंडेशन के 2 टाइप्स होते हैं, वो होते हैं पाइल फाउंडेशन, एक पियर फाउंडेशन, या कैसन फाउंडेशन भी इसको बोल सकते हैं। अब थोड़ा जब ये आपको पता चल गया, तो अब थोड़ा सा जो फाउंडेशन के जो टाइप्स हैं, जो डिफरेंट फाउंडेशन के टाइप्स, जो आपके सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के जो टाइप्स हैं, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं कि वो आखिर आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस टाइप का फाउंडेशन है। अगर सैलो फाउंडेशन की बात करें तो आइसोलेटेड फुटिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर एक फुटिंग है और उस फुटिंग पे एक सेपरेट कॉलम है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। जैसे ये आपकी हो गई आइसोलेटेड, ये आपकी फुटिंग है और इस पे क्या है, सेपरेट कॉलम है। ये इस पे एक सेपरेट कॉलम है, इस पे एक सेपरेट कॉलम, इसकी फुटिंग अलग है, इसकी फुटिंग अलग है। मतलब सिंगल फुटिंग के साथ सिंगल कॉलम अगर है तो वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग कहलाता है। अगर हम वॉल फुटिंग की बात करें, वॉल फुटिंग बेसिकली क्या होता है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर भी अपना क्या होता है, 2 टाइप का होता है स्ट्रक्चर। एक तो होता है लोड बियरिंग, ठीक है, लोड बियरिंग। एक होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो पहले क्या होता था, आजकल तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर चल रहा है, बट पहले क्या होता था कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता था। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो उसमें कोई भी फुटिंग या आपका कॉलम नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सारा जो इसे वॉल से होते हुए, ये वॉल पे क्या होता है, लोड बियर होता है, और वॉल से होते हुए आपके क्या करते हैं, वो वॉल का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है। जैसे ये आप देखेंगे, ये क्या है आपका, ये मान लो ब्रिक वर्क है, ये सारा नीचे ब्रिक वर्क है, और ये भी ब्रिक वर्क है।
तो क्या होता था, इसी पे लोड आता था, इस पे कोई बीम्स नहीं होते हैं, इस पे कोई अपना ये नहीं होता है, इस पे जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स ही क्या करता है, आपके लोड को कैरी करता है और वो क्या करता है, सॉइल्स में ट्रांसफर करता है। तो ये जो इस तरह की जो फाउंडेशन होती है, ये क्या कहते हैं, वॉल फुटिंग। नेक्स्ट वन इज कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, बेसिकली आपका ये आइसोलेटेड फुटिंग जो है आपका, उसमें क्या होता है, सेपरेट सेपरेट होता है। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, फुटिंग तो एक ही रहता है, फुटिंग एक है, उस पर मल्टीपल कॉलम क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मतलब मल्टीपल कॉलम के साथ एक फुटिंग अगर हो, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग। नेक्स्ट क्या है, कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग। कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग बेसिकली क्या है कि आपका जो भी ये आइसोलेटेड फुटिंग है, ये भी आइसोलेटेड फुटिंग है, दोनों के पास फुटिंग का क्या है, सेपरेट है। बट क्या होता है कि इस केस में देखेंगे ये ऐसा रहता है, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये आपकी क्या है, फुटिंग है। तो दो सेपरेट फुटिंग है, दो सेपरेट फुटिंग को क्या किया, फुटिंग को क्या किया गया, एक स्ट्रैप के साथ क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो इसे क्या कहते हैं, कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग। अब जो नेक्स्ट फुटिंग है और सैलो फाउंडेशन का जो एक लास्ट सब डिविजन है, वो है मैट फाउंडेशन। अब मैट फाउंडेशन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। मैट का मतलब क्या होता है, मैट का मतलब होता है जो थ्रू आउट द एरिया क्या है, कवर कर रखा हो, उसको कहते हैं मैट। अब जैसे देखिए, आपका कोई प्लॉट, आपका मान लो आपने एक्सकेवेशन किया, आपकी एक प्लॉट की साइज ये है, ठीक है। तो क्या किया, आपने एक्सकेवेट किया, और इस एक्सकेवेशन में ऑफसेट छोड़ने के बाद आपने क्या किया है, इस पूरे एरिया में आपने एक स्लैब टाइप का, जैसे स्लैब होता है ना अपना, स्लैब टाइप का आपने क्या किया, एक फुटिंग को राफ्ट कर दिया है। फुटिंग क्या किया, स्लैब, इसमें सरिया, ऐसे सरिया डालकर इसमें आपने क्या किया, एक पूरा एरिया में आपने एक राफ्ट को क्या किया, कंक्रीट कर दिया। अब उस पर जाके आपने क्या किया है, बहुत सारे कॉलम को प्लेस किया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो मैट जैसा हो, राफ्ट जैसा हो, ठीक है, और उस पर मल्टीपल कॉलम एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं आपको अपनी पॉइंट को क्लियर करवा पा रहा हूँ। चलिए अब डीप फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। इनका जो डेप्थ होता है वो 3 मीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। डीप फाउंडेशन में एक आता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन बेसिकली क्या है कि आपका मान लो ये एक कॉलम है। जनरली क्या होता है, नॉर्मल जो सैलो फाउंडेशन में क्या होता है कि आपका जो एक कॉलम है, कॉलम पे आपने एक फुटिंग डाल दिया, फुटिंग डाल दिया, और इसके नीचे क्या होता है, सॉइल होता है, ठीक है। बट डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि डीप फाउंडेशन में ग्रुप ऑफ पाइल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पाइल्स, जो कि 3 मीटर का भी हो सकता है, 5 मीटर का हो सकता है, 10 मीटर का हो सकता है, 20 मीटर का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइनिंग कैसी है और आपका लोड कैसा है। उस पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पाइल्स क्या करते हैं, क्लस्टर वे में। जैसे आपका मान लो कि एक कॉलम यहाँ आने वाला है, तो ये जो फुटिंग बननी है, इसके नीचे में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पाइल्स क्या होते हैं, क्लस्टर वे में नीचे क्या किया जाता है, बोर करके, और उसमें रेनफोर्समेंट डाल के, एक तरह से कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम को जितनी डेप्थ पे जानी होती है वहाँ तक जाते हैं, और वहाँ तक जाने के बाद क्या करते हैं, पहले तो मल्टीपल पाइल्स को क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पाइल्स को क्या करते हैं, कॉन्क्रीट करते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, राफ्ट कॉन्क्रीट करते हैं, जो कि आपकी एक तरह से फुटिंग होगी। जब इसको राफ्ट को फुटिंग कर दिए, उसके बाद जाके फिर क्या करते हैं, इसमें कॉलम की कॉन्क्रीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका इससे लोड आएगा, तो लोड क्या होगा, ये पूरे राफ्ट में जाएगा, और इस राफ्ट से क्या होगा, ये लोड क्या होगा, इस पाइल्स के थ्रू होते हुए जो अपने सॉइल का जो नीचे का लेयर है वहाँ तक वो ट्रांसफर होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जो लोड होगा, मान लो अभी 10 किलो न्यूटन है लोड इस पे आ रहा है टोटल, और आपके नंबर ऑफ पाइल्स क्या है, 4 है। तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर को अगर 4 से डिवाइड करें तो 2.5। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये फुटिंग पे जो आ रहा था, जो राफ्ट पे जो है 10 किलोमीटर का लोड आ रहा था, बट ईच पाइल्स पे जो लोड आ रहा है वो 2.5 का आ रहा है, 2.5 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि लोड भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे पाइल्स पे। अब आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन राइज हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हम सैलो फाउंडेशन क्यों करते हैं, डीप फाउंडेशन क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसे। सॉरी, एक और आपका रह गया, एक और डीप फाउंडेशन का टाइप्स जो है, कैसन फाउंडेशन और पियर फाउंडेशन। तो जनरली आप देखे होंगे कि जब भी आप रिवर में कोई ब्रिज बनाते हैं तो क्या होता है, रिवर में क्या होता है, पानी होता है ऐसा। अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे जाकर, अब नेचुरल ज़मीन हो, नेचुरल अर्थ हो, तो उस पर जाकर तो आप एक्सकवेट कर सकते हैं, पाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे जाके करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कैसन होता है। कैसन एक वाटर टाइट क्या होता है, वाटर टाइट मेम्ब्रेन होता है, जो क्या होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। अब कैसन आप समझ लो कि एक तरह से घेरा बनाया जाता है, बाउंड्री बनाया जाता है।
उसको क्या किया जाता है, जो आपकी रिवर की जो बेड है, बेड के भी नीचे जाया जाता है, बेड के भी नीचे इसको क्या किया जाता है, नीचे ले जाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, ऊपर से जैसे सीट पाइल होती है ना, जिसको कि ऊपर से मतलब थोड़ा प्रेशर डालने के बाद, थोड़ा लोड डालने के बाद उसको नीचे तक ले जाया जाता है। और जब यहाँ पर वो जाके नीचे जाके वो पूरी तरह से घिर जाता है और फिर क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं। तो अभी क्या होगा, बाहर ही रहेगा एयर, नंबर आपका जो वाटर है ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा। और इसके अंदर जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं, पंप आउट कर देते हैं। जब पंप आउट कर दिए तो पानी इधर से अंदर जाएगा नहीं, वो क्योंकि वाटर टाइट है, और नीचे हमने इसको पूरा इम्बेड कर दिया है तो नीचे से पानी आने के कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ से जब पानी को निकालते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, पाइल्स का डालकर अपने पियर्स की फाउंडेशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पियर फाउंडेशन। अब देखिए, अभी तो मैंने अपनी डीप फाउंडेशन और इसके बारे में अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। अभी मैं इसमें से एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है, जो कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप सैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन क्यों करते हैं, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि सैलो फाउंडेशन होना चाहिए या डीप फाउंडेशन होना चाहिए। तो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है, एक सॉइल का टेस्टिंग होता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न है ये है कि अल्टीमेटली जब आपकी सारे लोड्स डिफरेंट मेंबर से होते हुए आपके जो लोड होता है वो कहाँ जाता है, फाइनली वो जाता है आपके सॉइल में। और सॉइल में जब जाता है तो सॉइल भी तो लोड बियर करने के लायक होना चाहिए, उसमें भी तो उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके जो भी स्ट्रक्चर की लोड है उसको बियर कर सके। अगर जिस पे वो लोड जा रहा है, ठीक है, आप एक समझाएं कि जो लोड बियर करने के लायक नहीं है, अगर उसके ऊपर सारा लोड देंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, वहाँ से वो कोलैप्स हो सकता है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो सॉइल में जब हम लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सॉइल भी लोड बियरिंग करने के लायक होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, वो लोड का सॉइल का क्या होता है, टेस्टिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं, SBC। SBC मतलब सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। इसका जो आपको डिफरेंट IS कोड में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और क्या है कि जब आपका जो सॉइल टेस्टिंग होता है उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल पे क्या करते हैं, सॉइल की सैंपलिंग करते हैं। जैसे 3 मीटर 5 मीटर जितना की लोड है, अगर हैवी लोड है तो थोड़ा डीप तक जाते हैं, अगर थोड़ी मेजर लोड नहीं है तो कम डेप्थ में भी वहाँ की क्या करते हैं, सॉइल को सैंपल को लेते हैं और सॉइल के सैंपल को लैब में टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो कितनी लोड को बियर कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड होता है आपकी फाउंडेशन की साइज, आपकी फाउंडेशन के टाइप्स। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं का सॉइल टेस्टिंग आपने किया और सॉइल टेस्टिंग की जो वैल्यू है, जैसे आप मान लो कि सैंडी एरिया है, क्या है, सैंडी एरिया है, या फिर आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो इसकी जो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है और सैंडी एरिया जो है, अगर नीचे सैंड है तो क्या होता है कि इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो बहुत ही कम होती है मतलब कि औरों से कम होती है, जितने भी और सॉइल हैं उनसे कम होती है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर पाइल फाउंडेशन को प्रेफर किया जाता है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब ब्लैक सॉइल या सैंडी सॉइल अगर वो लोड बियर नहीं कर पाती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें डेप्थ तक जाया जाता है, उसमें अंदर तक जाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की भी सॉइल के सैंपल को कलेक्शन किया जाता है, वहाँ की भी टेस्टिंग करते हैं। उसमें और भी डिफरेंट है, फ्रिक्शन टाइप का होता है, जैसे कि ये आपका बियरिंग, जैसे ये फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, बल्ब जो आप कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग के टाइम भी क्या करते हैं, कंक्रीट को थोड़ा सा बल्ब बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब पाइल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालते हैं, जो कि फ्रिक्शन से होते हुए मतलब हर एक लेयर से लेयर में भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि आप एक तो वर्टिकल लोड ट्रांसफर कर ही रहे हैं, साथ ही शियर फोर्स की मतलब डायरेक्शन में भी उसको क्या कर रहे हैं, ये जो आपका फ्रिक्शन जो आ रहा है ना इस बल्ब से ट्रांसफर होते हुए भी सॉइल में वो जा रहा है और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक ही जगह लोड को ट्रांसफर ना करके उस लोड को भी क्या करते हैं और सॉइल के पार्टिकल्स में उसको ट्रांसफर करते हैं। और साथ ही साथ जब हम डीप फाउंडेशन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सॉइल के स्ट्रटा में चेंजेज आते हैं और हो सकता है कि आपका जो स्टार्टिंग में 3 मीटर के लेयर में आपका ब्लैक सॉइल हो या सैंडी हो, बट थोड़ा सा और जब आप डीप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वैसा सॉइल मिल जाए जिसकी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो और वो उस लोड को बियर कर सके। तो इस केस में क्या होता है, डीप फाउंडेशन में जाते हैं। अगर हमें 2 मीटर या 3 मीटर में ही अगर हमें दिख जाता है कि वो हमारी जितनी लोड आ रही है वो सॉइल बियर कर सकती है, तब हम वहाँ पर सैलो फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। फिर जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंबाइंड फुटिंग। व्हाट इज कंबाइंड फुटिंग? अभी जैसा मैंने डिस्कस किया था, कंबाइंड फुटिंग एक क्या है, सैलो फाउंडेशन का एक टाइप्स है। A combined footing is a foundation that supports 2 or more columns, usually when the common are closer to each other and their footings are overlap। क्या होता है कि आपका फुटिंग से एक ही होगा, बट क्या होगा कि इसमें मल्टीपल कॉलम्स क्या हो सकते हैं
कि इसमें अटैच्ड हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम इसमें क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। अब देखिए मैट फाउंडेशन और कंबाइंड फुटिंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैट फाउंडेशन क्या होता है, पूरी ओवरऑल एरिया में क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम उसमें क्या हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि हो सकता है ये पास-पास भी हो और हो सकता है ये दूर-दूर भी हो। दूर-दूर कहने का मतलब हो गया कि 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर की दूरी पे भी कॉलम हो, वो भी क्या हो सकता है, एक राफ्ट में अटैच हो सकते हैं। बट कंबाइंड फुटिंग में जनरली ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए आपकी एक कॉलम है और एक कॉलम ये है, और इसके बीच में आपकी जो डिस्टेंस है वो है 6 फीट की। इसके बीच में एक डिस्टेंस है 6 फीट या 7 फीट की, और आपकी जो फाउंडेशन है वो है आपकी 6 बाई 6 की फाउंडेशन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा इसमें, यहाँ सेंटर ये आपका 6 बाई 6 या 7 बाई 7 फीट की है, तो ये क्या होगा, इधर से ये जाएगा 3.5 फीट का, और ये जाएगा आपका यहाँ से सेंटर 3.5 फीट का। तो ये क्या होगा, बीच में ये तो 6 फीट ही है, 3.5 ये क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कर देगा। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको एक सिंगल सा राफ्ट करते हैं, और राफ्ट करने के बाद क्या करते हैं, इस पर कॉलम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में हम लोग कंबाइंड फुटिंग प्रीफर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन में देखिए, एक तो होता है आरसीसी पार्ट, जिसमें क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट के साथ कंक्रीट करते हैं। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का एक एस्पेक्ट्स है वो है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर से भी क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को बहुत सारे प्री फैब्रिकेटेड या फैब्रिकेशन करके साइट पे प्री इंजीनियर बिल्डिंग आजकल बन रहे हैं, जो वेयर हाउस होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर का ये बनाया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जो आपके ब्रिजेज होते हैं वो भी बनाया जाता है आपके स्टील मेंबर से। इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल ये समझते हैं कि आपका जो स्टील स्ट्रक्चर होता है, तो वो उसमें जो कॉमन टाइप के जो स्टील सेक्शंस है वो क्या क्या है। एक तो है आई बीम, यहाँ आपको आई बीम दिख रहा होगा, ये देखिए आई जैसा सीट दिख रहा है ना, इसलिए इसको आई बीम कहते हैं। और एक यहाँ पर देखिए, ये भी आपका, इसको आप आई बीम नहीं कह सकते, ये क्या है, एच बीम है। ये क्या है, एच बीम है। क्यों, दोनों तो शेप आई जैसा ही दिख रहा है, बट क्या हो, जनरली क्या होता है, जब आप एच लिखते हैं तो देखिए, और जब आई लिखते हैं तो क्या होता है, आप ऐसा देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। एच में जो ये वाला पार्ट है, जो फ्लैंज है, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लैंज। तो जो फ्लैंज है एच में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है, और आई में क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है। तो जो नैरो वाला पार्ट होता है उसको आई बीम बोलते हैं, और जो जिसकी फ्लैंज क्या होता है, वाइड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एच, मतलब एच बीम, ठीक है। अभी दूसरा सेक्शन है आपका, वो है टी सेक्शन, जो टी शेप में देखिए यहाँ दिख रहा है, टी शेप में। चैनल सेक्शन, ये आपका क्या है, चैनल सेक्शन है जो सी शेप में है। और एंगल सेक्शन का मतलब हो गया एल, इस शेप में है, ऐसा रहता है। और बॉक्स सेक्शन मतलब स्क्वायर बॉक्स, ऐसा रहता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे साइट पे, या आप अगर साइट पे होंगे या कहीं भी आप देखेंगे जहाँ भी स्टील से अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है या कोई ट्रसेज बने हैं, तो वहाँ पर ये सब सेक्शंस का यूज हुआ होगा। आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसमें भाई फोटो से भी आपको एक रेलिवेंट जाकर आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो आपका सेक्शन है वो इस तरह से दिखता है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो। व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब हो गया वाटर टू सीमेंट, वेट ऑफ वाटर। अब क्या है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट, इन दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि आप एक एग्जांपल आप समझे कि मान लो कि आप 10 लीटर का क्या कर रहे हैं, कोई वाटर को मिक्स कर रहे हैं, कंक्रीट मिक्स करने के टाइम 10 लीटर वाटर आप मिक्स कर रहे हैं, और आपने जितने जो कंक्रीट बनाया है उसमें यूज किया है, एक बैग यूज किया है सीमेंट को, 50 kg हो गया। अगर लीटर को अगर इसमें कन्वर्ट करें तो जनरली 10 लीटर इज इक्विवेलेंट टू द 10 kg। अगर हम इसको मान लें तो क्या हो जाता है 10 kg बाई 50 kg। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.2। कितना वाटर सीमेंट रेशियो हो गया 0.2। तो इसी आप वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं 0.2। जब आपका टोटल जितने वाटर को मिक्स कर रहे हैं उसकी केजी और जितना आप सीमेंट से कंक्रीट बना रहे हैं उसकी केजी के रेशियो को हम क्या कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। चलिए जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है उसको एक बार देखते हैं। द वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। क्या वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो क्या होता है उसको कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है
अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं या आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस बेस पर पूछा जा सकता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो इट इज़ क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। अभी क्या है कि आप जब कोई कॉन्क्रीट कर रहे हैं उसमें की वर्केबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। जो स्लम्प टेस्ट होता है उसमें आपकी वर्केबिलिटी आपको पता लगाते हैं। अब वर्केबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्केबिलिटी क्या होता है, आप किसी भी कंक्रीट को कितनी इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, ये आपका क्या है, वर्केबिलिटी है। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा तो आपका कंक्रीट क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिफ होगा, और उसको क्या होगा कि प्लेस करने में क्या होगा, काफ़ी दिक्कत होगी, प्लेस नहीं कर सकते, उसको वाइब्रेट करने में इशू होगा। ठीक है, और उसमें चांसेज होगा कि जब भी आप पोर करेंगे तो वो एक ही जगह जाके जमा हो जाएगा, और क्या हो सकता है कि जो ऊपर से दूसरा मटेरियल आ रहा है, जो ऊपर से और कंक्रीट आ रहा है, वो नीचे नहीं जा पाएगा, वो एक जगह ब्लॉक कर देगा। तो उससे क्या होगा, वॉइड आने के चांसेज हो सकते हैं, और जब वॉइड आ जाएगा, जब हनीकॉम्बिंग आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा, वो उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा जितना कि अगर पूरी प्रॉपर अच्छे से कॉम्पैक्टेड होकर आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उतनी स्ट्रेंथ को नहीं दे पाएगा। ए लोअर रेशियो इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ बट रिड्यूस द वर्केबिलिटी। अभी क्या बोल रहा है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम है, ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो पहले बढ़ता कैसे है वो समझते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका बेसिकली जब वाटर की क्वांटिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे ही आप 10 kg है यहाँ पर, अगर इसको कर ले 50 kg, तो 50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। तो वाटर सीमेंट रेशियो कैसे बढ़ा, जब हम वाटर की क्वांटिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बट यहाँ पर एक चैलेंज ये है कि अगर आप वाटर को क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक ये इशू आता है कि आपको वाटर को इंक्रीज भी नहीं करना है और वाटर को मतलब स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है और साथ ही साथ वर्केबिलिटी को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या किया है कोर्ट्स ने, IS कोर्ट्स ने किया, IS कोर्ट्स के टेबल नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ वाटर सीमेंट रेशियो को उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अगर आपका प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है तो उसकी वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 to 0.4 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर आपका जो ये दिया हुआ है, अगर RCC है तो RCC की जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 से 0.4 के बीच में लाई करनी चाहिए। और ये किसके लिए, ये नॉमिनल मिक्स के लिए। अगर आप डिजाइन मिक्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी वाटर सीमेंट रेशियो दिया रहता है, आपको उसी वाटर सीमेंट रेशियो के साथ फॉलो करना है। बट अगर आप नॉमिनल मिक्स के साथ जा रहे हैं तो आप इस कोड के हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपकी अगर जो कंक्रीट की ग्रेड क्या है, अगर M20 ग्रेड है तो आप 0.45 के आसपास आप इसको वाटर सीमेंट रेशियो रख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी और आपका स्ट्रेंथ भी गेन करेगा। बट इससे आप ज़्यादा अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, आपने कंक्रीट के स्ट्रेंथ को कम करवाया है। अगर आप इससे कम करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपने कंक्रीट का स्ट्रेंथ तो बढ़ाया बट आपने क्या किया है कि वर्केबिलिटी को से कंप्रोमाइज किया है। अब इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम करने से अगर स्ट्रेंथ बढ़ता है तो ऐसा होता है कि आप 0.2 कर दें, 0.4 ही क्यों किया। तो अगर आप 0.2 करेंगे तो 0.2 करेंगे इसका मतलब कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम कर दी आपने, तो उससे क्या होता है, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी कम होगी तो हनीकॉम्बिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, वॉइड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो क्या करेगा, इन अदर वेज आपके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्ट्रेंथ तो ठीक है बट इन अदर वे आपके क्या करेगा, वहाँ पर वो वीक हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दूसरा यह क्या है कि आप जब कंक्रीट बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सीमेंट को मिक्स करते हैं, और सीमेंट को क्या चाहिए, वाटर अपने केमिकल प्रोसेस के लिए। अगर आपने वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम कर दिया तो वो क्या होगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो सीमेंट स्ट्रेंथ बाइंड करना था वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो आपको रेशियो डिस्क्राइब किया गया, जो आपको डिफाइन किया गया IS कोड में, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। देखिए, जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं साइट पे तो उसको दो तरह से आपको मिक्स करना होता है। जनरली क्या होता है कि जो M20 या M20 से नीचे की जो ग्रेड की कंक्रीट होता है उसको नॉमिनल मिक्स से किया जाता है, और जो M20 से ऊपर की जो ग्रेड होती है, जैसे M25 से लेकर हायर ग्रेड जो भी है, M30, M40, M45 जो भी है, उसको क्या करते हैं, डिजाइन मिक्स से करते हैं। अभी हम समझते हैं कि नॉमिनल मिक्स होता क्या है। A mix where the proportion of the ingredients are specified in a fixed ratio such as 1:2:4। तो इसका मतलब ये होगा कि नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, आपके रेशियोज क्या होते हैं, कोई ट्रायल नहीं किया जाता है, कोई टेस्टिंग नहीं किया जाता है, ये एक्सपीरियंस बेस पे या मतलब एक जनरल वे में आपको बताया जाता है कि आप 1:2:4 में आप क्या करें, कंक्रीट कर दें।
ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि जनरली अब जैसे M20 की बात करें, M20 का जो रेशियो होता है आपने सुना होगा 1:1.5:3। ये क्या हर जगह ऐसा रहेगा? क्योंकि आपके जो डिज़ाइन मिक्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। आपके पार्टिकल्स कोर्स एग्रीगेट कैसे हैं, आपकी सैंड कैसे है, आप कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी एनवायरनमेंट एक्सपोजर कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो सीमेंट की रेशियो क्या होनी चाहिए, एग्रीगेट कितना होना चाहिए, आपके एग्रीगेट्स के ग्रेडेशन कैसी है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या आएगी। बट यहाँ पर क्या होता है, आपको उन चीज़ों को नहीं ज़्यादा देखना है, आपको बस एक फिक्स रेशियो में क्या करना है, मिक्स करना है। क्योंकि 1 पार्ट आपका सीमेंट है, 1.5 आपका क्या है, सैंड है और 3 पार्ट आपका क्या है, एग्रीगेट है। इसमें आप मिक्स करेंगे तो आपका M20 या M20 के आसपास का क्या होगा, स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा प्लस भी हो जाए, हो सकता है ये माइनस भी हो जाए। तो ये नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ से आपको एक और आइडिया निकल गया होगा कि नॉमिनल मिक्स जनरली वहाँ करते हैं जहाँ पर कि लोड ज़्यादा ऐसा मेजर रोल नहीं प्ले करता है, लोड ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पर नॉमिनल मिक्स यूज करते हैं। और M20 या M20 से नीचे का जो भी ग्रेड होता है उसमें हम लोग नॉमिनल मिक्स करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, एक और होता है एक वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि CFT क्यूबिक फीट या MQ। यहाँ पर क्या होता है कि आपको MQ या CFT में क्या होता है, जो भी आपका पोस्टिंग होता है वो MQ या CFT में किया जाता है। इतने CFT का हमने ये लाया, इतने CFT का हमने ये मिक्स किया। बट डिजाइन मिक्स में क्या होता है, डिजाइन मिक्स को समझते हैं। A mix design based on the strength and durability requirements from the concrete of the structure using trial mixing and calculation to achieve the desired property। अब क्या हो रहा है कि जैसा आपका ये एक पर डिजाइन मिक्स में क्या होता है कि लैब मिक्स में क्या होती है, टेस्टिंग। लैब में क्या होता है, टेस्टिंग होता है। और टेस्टिंग कैसे होता है, थोड़ा सा लैब में क्या होता है, पहले मान लो कि आपको M20 की कोई M25 की 1:1:2 अब क्या होगा, इससे वो थोड़ा सा 1:1:2 का दे देते हैं, ट्रायल मिक्स में मिक्स करके देखेंगे तो उसकी क्यूब को क्या करेंगे, क्यूब को फिर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो कितने स्ट्रेंथ को गेन करता है। दूसरा क्या होगा, अगर वहाँ से वो स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है फिर क्या करेंगे और सीमेंट को सैंड को चेंज करके देखें। जैसे मान लो कि 1:1.5 करके देखें। अब इसमें मिक्स करके देखें, अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, इसको वो क्या करेंगे डिजाइन मिक्स में आपसे शेयर कर देंगे 1:1:2:2। अभी देखिए डिजाइन में क्या ये भी समझ सकते हैं कि आपको प्रोपोर्शन ऐसे दिया नहीं जाता है। आपको क्या दिया जाता है, आपको दिया जाता है वेट। आपका जो डिजाइन मिक्स होता है वो वेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको सैंड आप देखेंगे, सीमेंट देखेंगे लिखा होगा 400 kg। जैसे वो क्या करेंगे 400 kg का अगर उन्होंने लिया सीमेंट लिया तो आप क्या करते हैं इस रेशियो के हिसाब से 1:2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 kg। 480 kg क्या करेंगे, वो सैंड लेंगे और फिर क्या करेंगे आप 960 kg आपका क्या लेंगे, वो कोर्स एग्रीगेट लेंगे, ठीक है। जब इन तीनों को लेंगे और मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, वो उसको टेस्ट करेंगे क्यूब को। अगर वो क्यूब टारगेट मीन स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस 1.65 स्टैंडर्ड। आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर आइस को सर्विस रिपोर्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से उसके हिसाब से अगर वो देखेंगे तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ को अगर अचीव कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, वो आपको डिजाइन शेयर करेंगे, ये बताएंगे कि आपको कितना सैंड यूज करना है, कितना आपको एग्रीगेट यूज करना है, कितना आपको सीमेंट यूज करना है, कितना फाइन एग्रीगेट करना है, कितना आपको फोर्स एग्रीगेट करना है। अगर आपकी वर्टिलिटी हो तो टेक्सचर भी बता सकते हो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो भी बताएंगे कि आपको वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखना है, तब जाके आपको वो स्ट्रेंथ देगा। तो ये पूरी तरह से क्या कहा जाए तो ये ट्रायल बेस और लैब पे टेस्ट से डिजाइन किया जाता है और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया जाता है कि आपको जो स्ट्रेंथ है वो कितनी क्वांटिटी को मिक्स करने के बाद जाके आपको अचीव होने वाला है। साथ ही साथ ये क्या है, ये वेट डिपेंडेंट है और जो आपका नॉमिनल मिक्स है वो वॉल्यूम पे चलता है, मतलब वॉल्यूम पे यूज होता है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट। एडमिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले तो एडमिक्सचर समझते हैं कि एडमिक्सचर होता है। एडमिक्सचर होता है एक एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जैसे आप एक अगर मान लें देखिए कि आपके पास एक मिल्क है, मतलब दूध है, दूध को आप मीठा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। जब आप चीनी को डालें तो दूध क्या हो गया, दूध में वो जाकर मिल गया और आपकी दूध क्या हो गई, मीठी हो गई। बट क्या दूध पहले से मीठी थी, नहीं थी। तो जो वहाँ पर चीनी हो गया वो चीनी क्या हो गया, एडमिक्सचर हो गया। तो कहने का ये मतलब हो गया जब आप कंक्रीटिंग करते हैं और कंक्रीटिंग करने के टाइम
क्या क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को क्या करे, इन्हांस करें। मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, कंक्रीट चेंज हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके स्ट्रेंथ को इन्हांस करें। बट हाँ, आप एक बार जरूर याद रखिएगा कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप एडमिक्सचर को इसमें मिक्स कर रहे हैं उसकी कोई साइड इफेक्ट्स इसमें ना आए, आपके कोई भी कंक्रीट के प्रॉपर्टीज उसके खासकर स्ट्रेंथ में उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने कुछ मिक्स किया हो, आपके जिन्हें जो चाहा, आपने मान लो वर्केबिलिटी बढ़ानी है, आपने वर्केबिलिटी के लिए तो उसमें मिक्स किया, बट उसके स्ट्रेंथ को वो क्या किया, डिक्रीज कर दिया, तो वो एडमिक्सचर आपको आईएस कोड अलाउ नहीं करता है। तो देखते हैं, एडमिक्सचर आर केमिकल और मिनरल सब्सटेंसेस एडेड टू कंक्रीट टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज। दे कैन इंप्रूव वर्केबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस वाटर डिमांड और एक्सेलरेट रिटार्ड सेटिंग टाइम। अभी देखिए क्या होता है, आपको एडमिक्सचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो समझते हैं। एडमिक्सचर क्या होता है, अगर मान लो आपने वाटर सीमेंट रेशियो का भी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, आपको अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 को अचीव करना है, तो क्या हुआ कि आप जब वाटर को मिक्स कर रहे हैं बट आपका जो एरिया है वो बिल्कुल ही मतलब हार्ड टेम्परेचर वहाँ हाई है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 में आपकी वर्केबिलिटी अचीव नहीं होगी। तो उसमें क्या करेंगे आप, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करेंगे, उसमें एडमिक्सचर ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। आपको वाटर मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बट आपका वर्केबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देख लो, आप कहीं आरएमसी, कहीं से आरएमसी में मंगवाते हैं, आरएमसी का प्लांट आपसे कुछ दूरी पर है और वो आने में या किसी वजह से हो सकता है ट्रैफिक हो जाए या फिर उसको आने में 30 मिनट से ज़्यादा लग गया, तो अभी क्या बोलता है आपके आईएस कोड में, क्या बोला गया है कि आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट की वो क्या होता है 30 मिनट। तो क्या होगा, अगर वो 30 मिनट के बाद आया तो आपके पास क्या हो गया कि वो सेट होना स्टार्ट हो गया। अगर आप उस कॉन्क्रीट को करने जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी सेट करा, वो एक गलत प्रैक्टिस है, उसे नहीं करना चाहिए। तो क्या आप उस मिक्स को वेस्ट कर देंगे, वेस्ट तो नहीं है ना। तो इस केस में क्या होता है, उसमें एक्सेलरेटर या रिटार्डर क्या करते हैं, एडमिक्सचर को ऐड करते हैं। रिटार्डर जब आप ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, आपकी सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जो 30 मिनट में सेट होना था इनिशियल सेटिंग, उसको बढ़ा के 50 मिनट कर दिया, 60 मिनट कर दिया। इससे क्या हो गया कि आप जब किसी कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो आपके पास एक एनफ टाइम हो जाता है उसको पोर करने के लिए, या आप आरएमसी मंगवा रहे हैं तो आरएमसी के पास एनफ टाइम हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, रिटार्डर। अगर आप कहीं किसी वाटर बॉडीज में आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आपने को क्या करना है, वहाँ पर किसी अपने जो कंक्रीट है, कंक्रीट को जल्दी हार्ड करना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेलरेटर एडमिक्सचर की यूज करते हैं ताकि उसके सेटिंग टाइम को क्या हो, कम कर दे और वो जल्दी सेट होना शुरू हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप एडमिक्सचर क्यों यूज होता है वो समझ गए होंगे, एडमिक्सचर का काम क्या होता है वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडमिक्सचर से जुड़ा हुआ है। जो भी एडमिक्सचर के बारे में समझ लेते हैं, अभी समझते हैं कि कितने टाइप्स के एडमिक्सचर होते हैं और कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर यूज्ड इन कंक्रीट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर जो है वो है प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स और वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। अभी क्या है, प्लास्टिसाइजर का अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। वो क्या करता है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपकी क्या है, अगर जो आपने मिलाया, जैसे मान लो 0.5 मिलाया, ठीक है, बट उससे जो आपको वर्केबिलिटी चाहिए अगर वो अचीव नहीं हो रहा है, तो आप अगर उसमें वाटर को मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब उस केस में हमें क्या करना है, हमें वर्केबिलिटी भी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लास्टिसाइजर को मिक्स करेंगे और सुपर प्लास्टिसाइजर को मिक्स करेंगे। प्लास्टिसाइजर को मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर कंटेंट की हम उसमें कम कर सकते हैं, या कहीं पर आपको वाटर की जो मिक्सिंग करना है वो कम करना है बट आपको वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो आप पर सुपर प्लास्टिसाइजर या प्लास्टिसाइजर का यूज करेंगे, जिससे क्या हो, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाए, आपकी स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाए, ठीक है। सेकंड वन इज थर्ड वन इज एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड अप द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। अगर आपको कहीं किसी कंक्रीट को जल्दी सेट कराना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेटर एडमिक्सचर की ऐड करेंगे। रिटार्डर क्या कर रहा है कि अगर आपको कभी कंक्रीट मिक्स को अगर उसके सेटिंग टाइम को कम करना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, रिटार्डर का यूज करेंगे। एयर इंट्रेनिंग एजेंट क्या करता है, इंट्रोड्यूस एयर बबल्स टू इम्प्रूव फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस। अभी क्या है, कहीं पर आपने देखा होगा कि हनीकॉम्बिंग कंक्रीट भी होती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एयर केमिकल यूज होता है जो कि क्या करता है, फोम कंक्रीटिंग आपने सुना होगा। फोम कंक्रीट में क्या करता है, उसमें एयर इंट्रेंट एजेंट होता है, वो क्या करता है, उसको बबल्स टाइप का बनाता है और बबल्स टाइप उसकी वजह से क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होती है और वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, वो टेम्परेचर रेसिस्टेंट हो जाता है। वाटर प्रूफिंग एजेंट,
आपने सुना होगा डॉक्टर फिक्सिट का LW+। जब भी आप LW+ वगैरह यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं? ताकि जब आप यूज करते हैं, वो क्या करता है, आपके कंक्रीट को वाटर असिस्टेंट बनाता है। वो भी एक तरह से क्या है, कंक्रीट का प्रॉपर्टी नहीं है, बट उसमें से एक्सटर्नल आइटम को ऐड करके, एक्सटर्नल एजेंट को ऐड करके उसको वाटर प्रूफ बनाया गया है। तो वो क्या है, एडमिक्सचर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीगेट ग्रेडिंग इन कंक्रीट? सिग्निफिकेंस क्या है कि आप एग्रीगेट की ग्रेडिंग करते हैं। अगर आप फाइन एग्रीगेट की बात करें या कोर्स एग्रीगेट की बात करें, तो दोनों में ग्रेडिंग होता है। फाइन एग्रीगेट में जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। और कोर्स एग्रीगेट में जो होता है 40 mm का, 20 mm का, 10 या 12 mm का, इनमें क्या होता है, ग्रेडिंग होता है। अभी ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। ग्रेडिंग बेसिकली क्या है कि स्क्रीनिंग पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, आपको उनको सब डिवाइड किया गया है जोन्स में, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्यों किया गया? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल्स 4.75 mm के सीब से पास कर जाता है, वो क्या कराता है, फाइन एग्रीगेट। अगर कोई 4.75 mm के सीब में रिटेन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट। अब क्या होता है कि जब आपको रिक्वायरमेंट हो कि मान लो कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्क्रीन सीब से क्या करते हैं, पास कराते हैं। आप कहीं से भी, किसी भी रिवर से, किसी भी सोर्स से जब किसी चीज़ को, किसी एग्रीगेट्स को, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो, जब आप उसको मंगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ग्रेड के आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कि वो किस जोन में आ रहा है, हमें क्योंकि जोन वाइज क्या होता है, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग किसी में फाइन पार्टिकल ज़्यादा होता है, किसी में कोर्स पार्टिकल ज़्यादा होता है। इसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है, आपको जोन में बांटा गया है। अब जैसे मान लो कि आप जोन 1, जोन 2, जोन 3, जैसे हायर पार्टिकल साइज क्या हो, ज़्यादा हो, जो बड़े पार्टिकल ज़्यादा हो, वो उसको आप फिनिशिंग में यूज नहीं कर सकते। कोर्स सैंड जो होता है उसको आप फिनिशिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको कंक्रीटिंग में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो। जहाँ पर कि पार्टिकल साइज जो है वो थोड़ा कम वाला है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको हम फिनिशिंग में यूज करते हैं। तो ये आपका जो जोन है वो वही बताता है कि आप किस जोन का पार्टिकल साइज आप किस वर्क के लिए यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वर्केबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो अब देखें, तो एग्रीगेट ग्रेडिंग रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज इन द एग्रीगेट मिक्स। Proper grading ensures good workability, optimal packing, and improved strength of concrete. Well-graded aggregate reduce the need of excess cement and water, improving the overall economy and performance of concrete. अभी ये क्या बोल रहा है कि जो भी आपका एग्रीगेट ग्रेडिंग आप कर रहे हो, वो उसका मेन फंक्शन होता है वर्केबिलिटी बढ़ाता है, ऑप्टिमल पैकिंग, आपकी पैकिंग अच्छी हो जाती है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, वॉयर्स अच्छे से फिल हो जाते हैं। इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ, जब आपके वॉयर्स अच्छे से फिल होंगे, पूरे प्रॉपर होंगे, पैक्ड होंगे, बॉन्डेड होंगे, तो उससे क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं कोर्स एग्रीगेट की बात करूँ, अगर आपका सारा पार्टिकल सेम साइज का हो, 20 mm से प्लस हो या 20 mm का हो, तो क्या होगा, जब आप उसको कंक्रीट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आपको दिखेगा, इस दिखेगा, ये दिखेगा। इसमें क्या होगा, वॉयर्स होंगे। ये वॉयर्स में क्या फील होगा, कुछ होगा। जब तक इससे लोअर साइज का कुछ नहीं होगा, वो कैसे जाके उसके अंदर जाके वो फिल होगा। इसलिए क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि देखिए, बड़े लार्जर साइज के जो हैं वो ऐसे प्लेस हो गए, और इसके बीच में जो वॉयर्स बच रहे हैं, उस वॉयर्स में क्या होगा, उससे लोअर साइज के डाया क्या होगा, जो सीमेंट के साथ मिक्स है, वो जाकर वहाँ पर क्या होगा, फिल होगा। और इससे क्या होगा, ये आसपास के जितने भी बड़े एग्रीगेट्स हैं उसको भी क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और उसको क्या करेंगे, उससे उसकी मजबूती ज़्यादा आएगी। और इसके आती क्या है कि अगर आपको डिफरेंट साइड्स के अगर आप एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, आप अच्छे से उसको इजीली प्लेस कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स क्या है, एक तो क्या है, आपके अगर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग देखें तो आपका क्या है, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट। जो 4.75 mm के सीब से पास हो जाता है जो पार्टिकल्स, वो क्या होता है, फाइन एग्रीगेट्स। अगर इस 4.75 से रिटेन हो जाता है तो वो क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अगर फाइन एग्रीगेट्स की बात करें, सैंड और क्रस्ट स्टोन विथ पार्टिकल साइज लेस देन 4.75 mm। अगर सैंड और क्रस्ट स्टोन दो तरह के होते हैं, एक रिवर सैंड जो नेचुरल सैंड है, और क्रस्ट स्टोन जो स्टोन को क्रश करके जो डस्ट बनाया जाता है, वो भी एक फाइन एग्रीगेट्स है, और उसकी पार्टिकल साइज क्या होनी चाहिए, 4.75 mm से कम होनी चाहिए। कोर्स एग्रीगेट, ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन विथ ए पार्टिकल साइज ग्रेटर देन, जो भी 4.75 mm से ज़्यादा की पार्टिकल साइज है उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट।
अब देखिए कोर्स एग्रीगेट का एक और टाइप है, कोर्स एग्रीगेट का ही टाइप है रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स। रिसाइकल एग्रीगेट्स क्या हो रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि कोर्स एग्रीगेट बेसिकली क्या होता है कि रिवर्स से या फिर आप मान लो कि जो आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को तोड़ने के बाद, उसको फ्रैक्चर करने के बाद उसको डिफरेंट मतलब उसको क्रस्ट किया जाता है और उसको क्या बनाया जाता है, एग्रीगेट बनाया जाता है। बट हमारे माउंटेन्स क्या है, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और अगर आप अभी माउंटेन्स को तोड़ते जा रहे तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि माउंटेन्स क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो रहा है कि रिसाइकल एग्रीगेट्स पे भी रिसर्च किया गया। रिसाइकल एग्रीगेट बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी कंक्रीट मतलब जब आप कंक्रीट करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को आपने बनाया और कल के दिन वो क्या हुआ, कुछ उसमें कुछ अपग्रेडेशन आई या उसको वहाँ से तोड़ के हटाना है। जब आप उसको तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, कंक्रीट टूट के अलग होगा। अब कंक्रीट को क्या करेंगे, आज तक क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, उसको क्या कर रहे थे, कहीं डंप कर दे रहे थे, कहीं फेंक दे रहे थे, ठीक है। बट उसमें जो एग्रीगेट्स है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं? तो यस, अभी यही है रिसाइकल एग्रीगेट्स। अभी क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और उससे जो एग्रीगेट्स होगा उसको क्या करेंगे, निकालेंगे और उस एग्रीगेट्स को फिर से कंक्रीट में यूज करेंगे। वही क्या कहलाता है, रिसाइकल एग्रीगेट। अगर आरएपी, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट, एस्फाल्ट पेवमेंट में भी क्या होता है कि आपके जो एग्रीगेट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, बिटुमेन मिक्स करके रोड पे एक लेयर डालते हैं। जब रोड की क्या होती है, जब फिर से मेंटेनेंस होता है तो क्या करते हैं, पुराने को जो भी बिटुमेन के साथ है उसको निकालते हैं, उस लेयर को, फिर से न्यू को क्या करते हैं, उस पर लेयर को डालते हैं। अभी क्या है, पुराना वाला क्या होगा, क्या उसको हम फेंक देंगे, वो हमारे लिए वेस्ट है? नहीं, अभी उसे भी क्या किया गया है, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट, अब उसे भी रिसाइकल किया जा रहा है और उसको फिर से दोबारा यूज किया जा रहा है। क्रस्ट मेसनरी, क्रस्ट मेसनरी क्या है, जब आप ब्रिक, क्या होता है, ब्रिक जब आप यूज़ करें वो टूटता है या कहीं ब्रिक की कोई बिल्डिंग्स है, आप उसको तोड़ रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंट ब्रिक के बैग्स निकलते हैं, तो टुकड़े होते हैं, उसको भी क्या किया जा रहा है, आजकल कंक्रीट में मिक्स किया जा रहा है और उससे लो स्ट्रक्चर, जो कि नीचे पीसीसी करना हो या आपको कहीं एक हार्ड स्टार्टअप बनाना हो जिसपे कि कोई भी लोड ऐसा नहीं आ रहा है, हैवी लोड नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर उसको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। स्पेशल एग्रीगेट्स भी होते हैं जो कि एक्सपेंडेड क्ले, सेल और लाइट वेट एग्रीगेट, जहाँ पर कि आपकी लोड को कम करना है, जिसका डेड लोड कम करना है और वहाँ पर स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए, उस केस में लाइट वेट एग्रीगेट यूज करते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेट है। आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर कर पाया हूँ और आशा करता हूँ कि जब भी आपके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप इतनी कॉन्फिडेंटली के साथ इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपने अंत तक देखा है और आपने जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।